आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रति व्यक्ति आय, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपरोक्त सभी। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, ये तीनों जो आप ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत, नियत लागत। यू आकार का वक्र कौन सा होता है? देखिए औसत लागत जो है ना, ये उल्टे यू आकार का वक्र होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, खेलकूद के सामान का उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात उद्योग इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, वृह आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस सातवां प्रश्न देखेगा। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फायान, इतसिंग, हैंसोंग, मेगास्थनीज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये नाम जो है ना हैंसोंग को प्रदान किया गया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, दल का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो क्या 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, आचार्य विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक की बात हो रही है तो कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। वह लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अवश्य पूरी होनी चाहिए। डी है ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरवाक, धन्वंतरी। वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? देखिए चारवाक जो है ना ये एक दार्शनिक थे ना कि चिकित्सक। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नंबर किसका आता है? इंदिरा गांधी का आता है। फिर इसके बाद चरण सिंह, फिर मोरारजी देसाई का नंबर आता है। ठीक है, तो ये काल जो है कालानुक्रम इस प्रकार से जो है आप लोग संस्थापित या व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है ना भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? देखिए पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो पड़ी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल, डेट नोट कर लीजिए और सन भी आप याद कर लीजिए। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। अच्छा, किसके बीच में लड़ी गई थी? ये जो लड़ाई है ना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में, जिसे हेमचंद कहते हैं। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दूसरी लड़ाई। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी तो पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी में मराठा सदाशिवराव भाऊ एवं अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी और इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी तो हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप
और अकबर के बीच में लड़ी गई थी और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये सारी लड़ाइयाँ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है सुल्तानपुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17वां। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह के विरुद्ध। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न हमारा है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी, टोर्नेडो। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 19वां प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है? लद्दाख इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, उपरोक्त में से किन जोड़ों का सही मेल बैठता है? डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानस ब्रह्मपुत्र। ये जोड़ा बिल्कुल ठीक बैठता है। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बी है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। सी है, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। डी है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 22वां प्रश्न, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ए है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। बी है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता। इसमें पात्र सुंदर लगता है। इसमें स्वच्छता होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल जो है वो क्यों लगे होते हैं? इसका कारण क्या है? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 23वां प्रश्न है, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। 24वां प्रश्न हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तजाउद्दीन यल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनके बारे में जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये गुलाम वंश से संबंधित थे और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली पर शासन कब से कब तक रहा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली में शासन था 1206 से 1210 तक। ठीक है, तो शासन भी याद कर लीजिए। जो मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं उन्हें भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 25वां प्रश्न हमारा, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय वूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, वंजाइना, वल्वा। गर्भाशय वूम्स के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, पीतल जो है किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा, टिन और जिंक। पीतल किससे बनता है? सो गाइस, पीतल जो है ना तांबा और जिंक से बनता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन रंगों को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है गाइस, आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। आकाश किस कारण से नीला होता है? देखिए, आकाश जो है ना वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मलचर उपचार के मंथन टैंक का किसे निकालना है? तेल और बसीय पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकर्णी पदार्थ, अजैविक पदार्थ। मल जल उपचार के मंथन टैंक का किसे निकालना है? तेल और वशीय पदार्थ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव करती है? सो गाइस, ये बचाव करती है पराबैंगनी किरणों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेगा 36वां, इनमें से किसका सही मेल नहीं है? सोमदेव देवबर्मन बैडमिंटन, गगन नारंग निशानेबाजी, अर्जुन अट्टवाल गोल्फ, अनीता सूद तैराकी। इनमें से किसका मेल सही नहीं है? सोमदेव देवबर्मन बैडमिंटन, ये जो है मेल सही नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो शोभदेव देव बर्मन का संबंध टेनिस से होगा, ना कि बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 38वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित किस नगर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। किस नगर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो पालीताना जो मंदिर जो है ना, ये स्थित है भावनगर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कार्बनिक ब्लैक उद्योग, पेंट और कोयला खान। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खानों में काम करने वाले ज़्यादातर व्यक्तियों को कार्बन के कारण ब्लैक रंग नामक रोग हो जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला खान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित का सही मेल करें। अब देखिए ये मेल दिए गए हैं, आपको सही सुमेल करना है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। तमिलनाडु भरतनाट्यम से हो जाएगा, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से इसका सुमेल हो जाएगा, केरल का कथकली, ओडिशा का ओडिसी से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, 41वां प्रश्न हमारा है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, केआर नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 42वां प्रश्न, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? राजस्थान में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, भूटान, मालदीव या म्यांमार। निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार जो है ना, ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सार्क की जो स्थापना है ना 8 दिसंबर, अब डेट और साल जो है उसे नोट कर लीजिए। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका आपसे ये पूछ लिया इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ठीक है, तथा इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 8। ये भी नोट कर लीजिए, सदस्य देशों की कुल संख्या है 8। और इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वर्साया की पक्षपात संधि, राष्ट्रसंघ की असफलता, गुप्त सैन्य समझौते, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न हमारा आएगा, इस ध्यानपूर्वक देखेगा कि जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा होती है ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, क्षैतिज, अनियमित। ऊर्ध्वमुखी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है बाज, गरुड़, मयूर, कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसे हम पैंथर टाइग्रेस बोलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मैंने आपको बता दिया है मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता में गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादन से कम दाम पर माल का निर्यात, वह प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, निम्न कोटि के माल का निर्यात, डी है मालों को सस्ते दाम पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।